नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उसके पहले एक नजर टॉप न्यूज पर डाल लेते हैं, जहां इसरो के सोवे मिशन में तकनीकी खराबी आई है। दूसरी बड़ी खबर, स्पेस में अटकी एनवीएस 02 नेविगेशन सैटेलाइट। महाकुंभ में बसंत पंचमी का अंतिम अमृत स्नान जारी है। लोकसभा में विपक्ष का वॉकआउट, जिस पर हम चर्चा करेंगे। देश में असमानता और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, संसद में राहुल गांधी ने कहा है। इसके बाद ऋषि सुनक ने मुंबई में क्रिकेट खेला, जमकर चौके छक्के लगाए। भारत के दौरे पर है ऋषि सुनक। T20 में अभिषेक शर्मा के नाम बड़ी उपलब्धि। दक्षिणी राज्य कर्नाटक नक्सल मुक्त बन गया है। बजट के बाद शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। आरबीआई रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है। तमाम जो बड़ी खबरें हैं आज की, उन पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे बजट सत्र से, जो कि संसद में चल रहा है। बजट सेशन के तीसरे दिन सोमवार को विपक्ष ने लोकसभा में महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने स्पीकर से कहा कि सरकार भगदड़ से हुई मौतों का सही आंकड़ा जारी करे। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल में किसी भी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। इसके बाद भी विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। थोड़ी देर कार्यवाही चलने के बाद राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि सभी 1 घंटे बाद लौट आए। तो बजट सत्र के दौरान महाकुंभ की भगदड़ पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। इसको लेकर वॉकआउट भी किया। थोड़ी देर कार्यवाही चली सदन की। विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद थोड़ी देर बाद लौटा। हालांकि अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल में चर्चा नहीं होगी। इस मुद्दे को लेकर अध्यक्ष की कुर्सी के पास तक पहुंच गए थे विपक्ष के सांसद प्रमोद तिवारी, कांग्रेस से मनोज झा और रविशंकर प्रसाद। तो सदन में जमकर हंगामा हुआ। महाकुंभ भगदड़ पर विपक्ष का वॉकआउट। मौतों के आंकड़ों पर चर्चा की मांग उठाई गई। अध्यक्ष की कुर्सी के पास तक पहुंचे विपक्ष के सांसद। महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों को लेकर विपक्ष हमलावर रहा। शुरुआती दौर में कार्यवाही चली, उसके बाद इसी मांग को लेकर सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद वापस सांसद लौट आए। उसके बाद चर्चा, स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल में चर्चा नहीं होगी। तीसरे दिन विपक्ष ने लोकसभा में महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों को लेकर जमकर हंगामा किया। दो बातें इसमें कहना चाहते हैं। हम लोगों ने वॉकआउट किया है 1 घंटे के लिए 12 बजे, और फिर जाएंगे और जाकर वहां इस बात को उठाएंगे। हम लोगों के पास लगातार फोन आ रहे हैं, लोग रोते हुए पहुंच रहे हैं, उनके परिवारजन मिल नहीं रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक अभी सूची क्यों नहीं जारी हुई? जो 30 है उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं? उनकी फोटो क्यों नहीं जारी की जा रही है? दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, वो ये है कि क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि सदन के अंदर हम उन मृतकों के प्रति, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, श्रद्धांजलि भी नहीं अर्पित कर सकते? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देखरेख में जिस तरह से सारे पुल जो बनाए गए थे उनको बंद किया गया था और केवल अखाड़ों और वीवीआईपी के लिए छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लोगों का, वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए। कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। का विषय ये है कि कितनी जाने गई हैं, आप लोग के चैनल भी उसमें परेशान है। सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरा देश परेशान है, अपने लोगों को ढूंढ रहा है। खबरें अपुष्ट आ रही हैं कि पूरी की पूरी ट्रक में मोबाइल फोन मिले हैं, छोड़े हुए, फेंके हुए। तो जाहिर तौर पे उनके ओनर कहाँ हैं, किसी को कुछ नहीं पता।
खुद सर्टिफिकेट देने में लगे हुए हैं, लोगों से कहवा रहे हैं। संतों के बीच से कोई अगर टिप्पणी करता है कि कमी थी तो उसको डेमोनाइज करने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के ये है कि कुंभ इनसे पहले भी था, कुंभ इनके बाद भी होगा। कुंभ निरंतरता की चीज है, पॉलिटिकल पार्टी निरंतरता की चीज नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, महाकुंभ की बात करेंगे। आज तीसरा और अंतिम अमृत स्नान महाकुंभ में चल रहा है। सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में तमाम साधु संत और अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। इस दौरान त्रिवेणी संगम पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सबसे पहले महानरवाणी अखाड़े ने स्नान किया, उसके बाद बारी बारी से तमाम अखाड़ों के साधु संत संगम पर पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान के पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। आज स्नान के बाद सभी साधु संत महाकुंभ से अपने अखाड़ों की ओर वापस लौटने लगेंगे। आज भी 5 करोड़ लोगों के अमृत स्नान करने का अनुमान लगाया गया है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर सबसे पहले सुबह 4 बजे महानिर्वाणी अखाड़े के संतों ने त्रिवेणी में स्नान किया। इसके बाद श्री पंचायती अखाड़ा, श्री निरंजनी और फिर श्री पंचदशनामी जूना अखाड़े ने अमृत स्नान किया। इसके बाद एक एक कर सभी 13 अखाड़ों ने स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर पहले से अधिक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही स्नान सुचारू रूप से चल रहा है, किसी भी तरह की कोई परेशानी लोगों को नहीं हो रही है। आने जाने के लिए 1 वे रूट बनाया गया है और उसको लेकर भी जानकारी जारी कर दी गई थी कि कौन से ब्रिज खुले रहेंगे जाने के लिए, आने के लिए। तमाम जानकारी प्रशासन की ओर से वहां पर लोगों को बताई जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी इस बार के अमृत स्नान पर लोगों को ना हो। प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल भी बरसाया गया। यहां तक कि ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी ले रहे हैं। तो महाकुंभ में बसंत पंचमी का अंतिम ये अमृत स्नान जारी है। पहले से ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था की गई। वीवीआईपी का पूरा प्रोटोकॉल आज के लिए खत्म कर दिया गया। नो व्हीकल जोन बनाया गया। जिस तरह मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ हुई थी उससे सबक लेते हुए प्रशासन शासन दोनों इस बार के अमृत स्नान के लिए सजग और सतर्क नजर आया। अखाड़ों के जुलूस पर पुष्प वर्षा हुई। तो बसंत पंचमी का अमृत स्नान आज तीसरा ये अंतिम अमृत स्नान है। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। पूरे दिन में 5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। हेलीकॉप्टर से साधु संतों और आम लोगों पर पुष्प वर्षा की गई। इसी के साथ ही चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है। किसी भी तरह की कोई परेशानी लोगों को नहीं हो रही है क्योंकि वीवीआईपी प्रोटोकॉल पूरा हटा दिया गया। नो व्हीकल जोन बनाया गया। जो ब्रिज वहां पर खुले हैं 1 वे रूट बनाए गए। किस ब्रिज से आना है, कितने नंबर ब्रिज से जाना है, ये तमाम जानकारी लोगों के लिए वहां के प्रशासन ने जारी की। लगातार ड्रोन से निगरानी बनाए हुए शासन भी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी सुबह से ही अपनी पूरी नजर महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था पर बनाए हुए हैं। पिछली बार मौनी अमावस्या पर जिस तरह से भगदड़ हुई थी, लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद से इस बार ये सख्त निर्देश थे कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे हाथ तो बसंत पंचमी के अमृत स्नान का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये पर्व ज्ञान और विद्या की देवी को समर्पित है। इस दिन अमृत स्नान से भक्तों को ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। वहीं मौनी अमावस्या पर हुए हादसे से सबक लेते हुए इस बार व्यवस्था को और बेहतर किया गया है। हम सुबह से ही देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वॉर रूम से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो प्रशासन के निर्देशों का पालन करते रहे। अधिकारियों को लगातार शासन की ओर से निर्देश भी दे रहे हैं।
अमृत स्नान से भक्तों को ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी का अमृत स्नान भी खास है। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे से सबक लिया गया है, व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वॉर रूम में बैठे हुए हैं। सुबह से ही कैमरा और ड्रोन से जो नजर रखी जा रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की श्रद्धालुओं लोगों से भी अपील की जा रही है। वहीं मेला क्षेत्र में भी तमाम आला अधिकारी सुबह से तैनात हैं। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद इस बार बसंत पंचमी पर भीड़ भी काफी कम नजर आ रही है। मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के मुकाबले आज भीड़ सामान्य से भी कम है, वहां पर देखी जा रही है। श्रद्धालु आसानी से संगम नोस की तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। इस बार सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा बेहतर की गई है। तमाम बैरिकेडिंग की गई है। वन वे रूट पर फोकस किया गया है ताकि धक्का मुक्की ना हो। पीपा के पुल खोले गए हैं जिससे भीड़ कंट्रोल तरीके से आगे बढ़ रही है। सीएम योगी वॉर रूम से लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो आज अंतिम अमृत स्नान है बसंत पंचमी का और इसीलिए खास भी है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद सुबह से देखी जा रही है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी वॉर रूम से पूरी नजर रखे हुए हैं। तो चलिए अब आपको एक अच्छी खबर दे देते हैं, जहां देश का दक्षिणी राज्य कर्नाटक अब नक्सल मुक्त हो गया है। राज्य के चिक्कमगलुरु जिले में एक और नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। इस नक्सली के सरेंडर के साथ ही कर्नाटक अब नक्सल मुक्त राज्य बन गया है। नक्सली कोटेहुंडा रविंद्र श्रृंगेरी तालुक में किग्गा के पास होलगारू बैल के कोटेहुंडा का रहने वाला है और वे जंगल में रह रहा था। आपको बता दें 14 मार्च 2024 को लागू हुई नई सरेंडर नीति के तहत ए श्रेणी का नक्सली था। सरेंडर पैकेज के तहत उसे सरकार से 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। उसकी इच्छा हो तो उसे कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसे 5,000 रुपए का मासिक पैकेज भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार नक्सलियों के खात्मे के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसी कड़ी में नक्सल से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ को भी नक्सल मुक्त कराने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये अपना पूरा मोर्चा संभाला हुआ है नक्सल मुक्त देश बनाने का और कई बार कह चुके हैं कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को भी नक्सलवाद से मुक्त किया जाएगा। खेल जगत से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं आप कि अभिषेक शर्मा भारत के लिए T20 इतिहास के सबसे बड़े इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। अभिषेक ने सिर्फ 37 गेंद पर सेंचुरी लगा दी है, जिसमें 7 चौके और 13 छक्के शामिल रहे, जो इंग्लैंड के खिलाफ अब तक की फास्टेस्ट सेंचुरी रही। अभिषेक शर्मा ने तिलक वर्मा के साथ दूसरे विकेट पर 115 रन की पार्टनरशिप की। इससे पहले यह रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम था। शुभमन गिल ने साल 2023 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 63 बॉल पर नाबाद 126 रनों की पारी खेली थी। वहीं अभिषेक ने सिर्फ 54 गेंदों में 135 रन बनाए हैं। अभिषेक शर्मा ने अपनी शतकीय पारी के 13 छक्के जड़े, जिसके चलते वे T20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपनी शतकीय पारी में 10 छक्के लगाए थे। इसी के साथ अभिषेक ने एक ओवर में सिर्फ 3 रन देकर 2 विकेट भी अपने नाम किए। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है। तो अभिषेक शर्मा ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि की है। सिर्फ 54 गेंदों में 135 रन बनाए और सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर अपने नाम करने वाले प्लेयर बन गए हैं अभिषेक शर्मा। उन्होंने तिलक वर्मा के साथ पार्टनरशिप में 115 रन बनाए। शुभमन गिल और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है अभिषेक शर्मा ने। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया, क्योंकि 2 प्लेयर के रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ अपने नाम किए हैं। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले और सबसे ज्यादा इंडिविजुअल रन बनाने वाले हैं कम गेंदों पर।
चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इन दिनों भारत दौरे पर है। इस बीच उन्होंने दक्षिण मुंबई के पारसी जिमखाना का दौरा किया। अपने दौरे पर उन्होंने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलने का लुत्फ उठाया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि वह ज्यादा बार आउट नहीं हुए। वहीं ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी तस्वीरें शेयर की है। ऋषि सुनक ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेले बिना मुंबई की कोई यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। पारसी जिमखाना क्लब के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आप सभी के बीच होकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये एक असाधारण उपलब्धि है। ऋषि सुनक ने कहा कि वे इस तरह की और यात्राएं करने के इच्छुक हैं। आपको बता दें कि पारसी जिमखाना की स्थापना 25 फरवरी 1885 को की गई थी, जिसका अध्यक्ष जमशेदजी टाटा को नियुक्त किया गया था। तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इन दिनों भारत के दौरे पर है। मुंबई में उन्होंने क्रिकेट खेला और इसके पिक्चर्स भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए और बहुत ही सुखद अनुभव इसे बताया। उन्होंने कहा कि टेनिस बॉल से क्रिकेट खेले बिना मुंबई की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। जमकर चौके छक्के इस दौरान उन्होंने लगाया। सोशल मीडिया पर फोटोज भी शेयर उन्होंने की है। चलिए रुख करेंगे शेयर मार्केट की खबरों का। हाल बता देते हैं आपको किस तरह का है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज यानी 3 फरवरी को सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 76,790 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 250 अंक की गिरावट है। ये 23,230 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी है। निफ्टी के 50 शेयर में से 45 में गिरावट और 5 में तेजी है। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में सभी सेक्टर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा 3.19% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। बजट पेश होने के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी सेशन में भारतीय बाजार में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार को निफ्टी सेंसेक्स गिरकर खुले। एशियाई बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स में भी कमजोरी के साथ कामकाज देखने को मिला। डाउ फ्यूचर्स करीब 750 अंक फिसलते नजर आया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसके बाद इन बाजारों में कमजोरी देखने को मिल रही है। ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया है। वहीं चीन पर 10% टैरिफ लगाया है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में कनाडा ने भी 155 अरब डॉलर के अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने के लिए खपत बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है। बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। नई रिजीम में अब तक छूट की ये सीमा 7 लाख रुपए थी। रिजर्व बैंक ब्याज दरें कुछ कम करता है तो आम लोगों पर ईएमआई का बोझ कम होगा। इससे अतिरिक्त बचत होगी। रिजर्व बैंक की एमपीसी मीटिंग 5 से 7 फरवरी तक होगी। इस मीटिंग में रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इससे लोगों को फायदा होगा। अगर ऐसा होता है तो लोगों को बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। इसका भी सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को होगा, क्योंकि कम ब्याज दर पर लोन लेने से ईएमआई का बोझ भी कम होगा। मीटिंग में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनकी घोषणा 7 फरवरी को होगी। अभी रेपो रेट यानी ब्याज दर 6.50% है। जानकारों के मुताबिक रिजर्व बैंक रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर सकता है। ऐसे में ये दर 6.25% हो जाएगी। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, इसलिए रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद भी ज्यादा है। इस दौरान मॉनेटरी पॉलिसी की 11 मीटिंग हो चुकी है। तो रेपो रेट क्या है ये भी अब आपको बता देते हैं। रेपो रेट वे दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को पैसा उधार देता है।
अगर रिजर्व बैंक कम दर पर पैसा उधार देगा तो बैंक भी ग्राहकों को कम दर पर लोन मुहैया कराते हैं। इसमें होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन शामिल होते हैं। रेपो रेट कम होने से मिडिल क्लास को बड़ा फायदा होता है क्योंकि इससे ईएमआई का बोझ कम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बाजार में लिक्विडिटी भी बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोने के दाम में आज यानी 3 फरवरी को थोड़ी बढ़त हुई है। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम यानी कि 24 कैरेट सोने का दाम 8 रुपये बढ़कर 82,094 रुपये हो गया है। इससे पहले सोना 82,086 रुपये था। वहीं 31 जनवरी को सोने ने 82,165 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी के दाम में आज गिरावट है। ये 1,058 रुपये सस्ती होकर 92,475 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। इससे पहले चांदी 93,533 रुपये किलो थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तब ये 99,151 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। 2024 में गोल्ड ने 20% और सिल्वर ने 17% का रिटर्न दिया। बीते साल सोने का भाव 20.22% बढ़ा। वहीं चांदी की कीमत में 17.19% की बढ़ोतरी हुई। 1 जनवरी 2024 को सोना 63,352 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जो 31 दिसंबर 2024 को 76,162 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं इस दौरान 1 किलो चांदी की कीमत 73,395 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 86,017 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। तो आज सोने की कीमत में कुछ इजाफा देखने को मिला है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 82,094 रुपये पर पहुंचा। 8 रुपये कुछ की बढ़ोतरी हुई है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के जाने माने छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता और छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष राजेश अवस्थी का गरियाबंद में हृदयाघात से निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार 3 फरवरी को यानी कि आज रायपुर के महादेव शमशान घाट पर हुआ। हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। मिली जानकारी के अनुसार राजेश अवस्थी का निधन गरियाबंद में हुआ। वे भाजपा के कर्मठ नेता माने जाते थे और इन दिनों चल रहे नगर निकाय चुनाव में बेहद व्यस्त थे। 2018 में तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम बना था। राजेश अवस्थी फिल्म निगम के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने न सिर्फ छत्तीसगढ़ी बल्कि भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी इस घटना पर दुख जताया है। आपको बता दें उनकी आखिरी प्रदर्शित छत्तीसगढ़ी फिल्म टूरा चायवाला थी। राजेश अभिनीत आखिरी छत्तीसगढ़ी फिल्म प्रोड्यूसर गजेंद्र श्रीवास्तव के प्रोडक्शन हाउस की मया होगे चोरी चोरी थी, जिसका रिलीज होना बाकी है। राजेश के बड़े भाई प्रकाश अवस्थी छत्तीसगढ़ी सिनेमा के जाने माने हीरो और डायरेक्टर हैं। प्रकाश और राजेश छत्तीसगढ़ी फिल्म माया 2 में एक साथ नजर आए थे और ये एक पारिवारिक फिल्म सराही गई थी। बहुत ही ऊर्जावान और प्रतिभाशाली कलाकार, छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाने का काम राजेश अवस्थी जी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर भी उन्होंने लगातार पार्टी के लिए काम किया। ऐसे ऊर्जावान युवा नेता, युवा कलाकार का निधन न केवल पार्टी के लिए वरन संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए अपूरणीय क्षति है। ऐसे युवा साथी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिजन, उनके शुभचिंतकों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे।
परमपिता परमेश्वर ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ सोशल मीडिया की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।